अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस 21 इंच के एलजी के टीवी को रिपेयर करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। इस टीवी में मसला ये है, जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो ये बिल्कुल डेड है और इसके अंदर से टिक टिक की आवाज़ें आ रही हैं। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ये बिल्कुल ही डेड पड़ा हुआ है इस टाइम। ना इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है, ना ही ये ऑन हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे इसको खोलना पड़ेगा ताकि हम इसे देख सकें कि इसके अंदर क्या मसला है। वेल जी, तो दोस्तों टीवी को हमने खोल लिया है। ये हमारे सामने 21 इंच का एलजी का ये टीवी है। तो अब ये देखना है कि इसमें मसला पावर सप्लाई का है या कौन सा मसला है। तो इसके लिए मैं इसकी पीसीबी को ज़रा बाहर निकालता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये पावर सप्लाई का सेक्शन है। ये जहाँ पर वाइट कलर का सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये डेंजरस साइड है, इसलिए यहाँ पर वाइट कलर का सर्कल लगा हुआ है। तो अब सबसे पहले मुझे इसके वोल्टेज की टेस्टिंग करना पड़ेगी कि आया ये 300 वोल्ट यहाँ पर कैपेसिटर के ऊपर आ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद हमें एसटीआर को चेक करना है कि आया इसके एसटीआर में तो मसला नहीं है, एसटीआर वोल्टेज को निकाल रहा है आगे के नहीं। वेल जी, तो दोस्तों अब बारी आती है टेस्टिंग की। तो मैं इसके लिए अपने डिजिटल क्लैंप-ऑन मल्टीमीटर को इस्तेमाल करूँगा। मैं इसको इधर रख देता हूँ और अब मैं ये चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं इसके कैपेसिटर के ऊपर डीसी वोल्टेज को चेक करता हूँ कि आया हमारे डीसी वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे 301 वोल्ट यानी कि 301 वोल्ट मिल रहा है। अभी मेरा टीवी ऑफ है मगर यहाँ पर फिर भी 301 वोल्ट मिल रहा है क्योंकि मैंने टीवी को खोला है, मगर ये कैपेसिटर इस वक्त फुली चार्ज है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ टीवी को, फिर से टिक टिक की आवाज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं। और ये देखें, वोल्टेज स्टेबल भी नहीं है, कभी 300 के ऊपर चले जाते हैं, कभी 200 से नीचे आ जाते हैं, कभी 290, यानी कि ये वोल्टेज स्टेबल नहीं है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये पिन नंबर 1 के ऊपर कितने वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर भी कोई वोल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। पिन नंबर 2 के ऊपर कोई वोल्ट देखने को नहीं मिल रहा। पिन नंबर 3 के ऊपर यहाँ पर हमें वही वोल्टेज मिलेंगे जो कैपेसिटर से जा रहे हैं। पिन नंबर 4 के ऊपर हमें 10 से 12 वोल्ट, वो भी स्टेबल नहीं है, कभी 15 हो रहे हैं, कभी 10 हो रहे हैं। यहाँ पर पिन नंबर 4 के ऊपर वोल्टेज स्टेबल नहीं है और पिन नंबर 5 के ऊपर भी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि कैपेसिटर चार्ज तो नहीं हो रहा। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, 286 वोल्ट इस वक्त इसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं अगर इसे ऐसे आपस में अटैच करूँगा तो एक बहुत बड़ा धमाका होगा। तो इससे बचने के लिए मैं किसी भी एक रेजिस्टेंस को लेता हूँ और इस रेजिस्टेंस को इसके ऊपर लगाता हूँ सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ 180 ओम की रेजिस्टेंस, जो कि ये मेरे सामने 5 वाट में मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप कम वाट में रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करेंगे तो वो रेजिस्टेंस का ये मसला होगा कि वो फ़ौरन से जल जाएगी। तो अब मैं ज़रा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह से वोल्टेज इसके अंदर सेव है, तो किस तरह से ये रेजिस्टेंस मैजिक का काम करेगी और इन वोल्टेज को कम करेगी। ये अभी 290 वोल्ट इसके अंदर स्टोर है। अगर मैं इसे आपस में जोड़ता हूँ तो एक धमाका होगा, इसलिए मैं आपस में नहीं जोड़ता। तो इसके साथ एक रेजिस्टेंस को अटैच करता हूँ इसके, जहाँ पर ये लिंक्स आ रही हैं यानी कि कैपेसिटर के साथ। तो अपने हाथ को बचाते हुए आप चिमटी का इस्तेमाल करें। ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसके साथ लगाऊंगा रेजिस्टेंस गर्म होती जाएगी और वोल्टेज एकदम से नीचे की तरफ आते जाएंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं अभी 8 वोल्ट इसके अंदर रह गए हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये इनका कोई मसला नहीं 8 वोल्ट का। ये देखें, अब लास्ट पर आपने इन दोनों को आपस में जोड़ देना है ताकि आप तसल्ली कर लें कि ये आपका कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुका है कि नहीं। अब चूंकि पावर सप्लाई का कैपेसिटर भी फुली चार्ज हो रहा है और हमारी पावर सप्लाई भी स्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं आगे वाले सर्किट में शॉर्टेज है, जिसकी वजह से पावर सप्लाई ऑन होती है साथ ही ऑफ़ हो जाती है, ऑन होने की कोशिश करती है साथ में ही ऑफ़ हो जाती है। तो इसके लिए मुझे आगे टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि आगे किस जगह पर फॉल्ट है। तो मैं ज़रा अब आप लोगों के सामने कुछ टेस्टिंग करने वाला हूँ इस एनालॉग मल्टीमीटर के साथ। तो इस एनालॉग मल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हुए हम आगे के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि इस चॉपर के आगे जो डायोड लगे होते हैं क्या वो ठीक हैं। तो उसे चेक करने के लिए अगर मैं पहले नंबर वाला डायोड, जो ट्रांजिस्टर टाइप है 2 लेग वाला, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये चार्ज हो रहा है, चार्ज को स्टोर कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है इसके साथ कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, इस वजह से ये इस तरह कर रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ सप्लाईज़ निकल रही होती हैं। एक ये डायोड लगा हुआ है, तो आप लोगों के सामने ये भी बैक की तरफ जा रहा है। चूँकि यहाँ पर जगह बहुत कम है तो मैं इसलिए आपको ठीक तरह से दिखा नहीं सकता। ये देखें, ये भी
ठीक तरह से शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायोड्स हैं ये तो बिल्कुल ठीक है। अब बारी आ जाती है हमारे आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करने की। तो अब मुझे ऐसा करना होगा कि मुझे इसके आउटपुट ट्रांजिस्टर जो कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये इस साइड पर लगा हुआ है छोटे हीट सिंक के साथ। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता चलूँ, ये वाला जो इधर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसे हम आउटपुट का ट्रांजिस्टर कहते हैं, क्योंकि उसी ने ही आउटपुट के वोल्टेज को हैंडल करना होता है। तो हम अब उसकी टेस्टिंग करते हैं। इसे टेस्ट करना बहुत ही आसान है। मैं उसके ऊपर ट्रांजिस्टर को चेकिंग की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे ज़रूर देख लें अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले जो ब्लैक लीड है उसे मैं सेंटर में लगा देता हूँ और किसी भी एक रेड लीड को ऊपर वाली साइड पर लगाता हूँ। तो ये देखें ये फुली शो कर रहा है। अब मैं अगर इसे नीचे लगाता हूँ तब भी ये फुली शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो आउटपुट का ट्रांजिस्टर है, अगर मैं ब्लैक लीड को पहली पिन के ऊपर ले जाता हूँ मीटर के ऊपर, तो तब भी ये देखें फुली शो कर रहा है। अगर मैं ब्लैक को नीचे ले जाता हूँ तो तब भी ये फुली शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला जो आउटपुट का ट्रांजिस्टर है ये इस वक्त ख़राब हो चुका है। तो मुझे ज़रा जल्दी के साथ इसको बाहर निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए मैं शील्ड वायर का इस्तेमाल करूँगा। आप यहाँ पर शील्ड वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके अलावा आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं शील्ड वायर जो आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसके साथ जंपर्स को या किसी भी कंपोनेंट को निकालना बहुत ही आसान होता है। तो ये पुराने मॉनिटर के अर्थ से भी उतरती है, वहाँ से आप ले लें, बहुत शानदार चीज़ है। तो मैंने इसके जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डाइसोल्ट कर दिया हुआ है। अगर कोई रह जाए तो आपने तसल्ली के साथ उसको अच्छी तरह से डाइसोल्ट कर देना है। इन सभी स्टेप्स को आपके सामने समझाने का ये मकसद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, ये अब ओपन हो चुका है। मैं इसे सीधा करता हूँ और इसे दूसरी साइड से मैं ज़रा बाहर निकाल लेता हूँ। ये आपको छोटा सा लगा हुआ नज़र आ रहा है ना, इसे हम बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या नंबर है। तो दोस्तों हमने इसे बाहर निकाल लिया। अगर मैं आप लोगों को इसका नंबर दिखाने की कोशिश करूं तो आप लोग ये देख सकते हैं, हाँ ये TT 2140 नंबर है इसका। ये ओरिजिनल कंपनी का लगा हुआ है। तो मुझे इसको पहले रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कोई भी आउटपुट का ट्रांसफ़र इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे साइज़ वाला, मगर मैं कोशिश करता हूँ सेम नंबर अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उसे बाय करके इसके साथ लगा देता हूँ। सो उससे पहले, इसे लगाने से पहले मुझे ये देखना होगा कि आया हमने इस ट्रांजिस्टर को तो निकाल दिया, तो हमारी सप्लाई ओके हुई है कि नहीं। तो अब मैं ज़रा इसको दोबारा से ऑन करता हूँ। वेल जी, तो जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ, लो जी ये तो ठीक हो गया है। अब मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें, ये इसकी जो रेड LED है ये ग्लो करना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टीवी है उसकी पावर सप्लाई का सेक्शन जो है, जो हम इस आउटपुट को हमने निकाला है, इसकी वजह से जो मसला आ रहा था वो ठीक हो चुका है। अब ज़ाहिर सी बात है मुझे ये नया लगाना पड़ेगा, तभी हमारा टीवी सेट ऑन होगा। तो मैं इसे मार्केट से ले आता हूँ, फिर आपके सामने लगाता हूँ, तो फिर देखते हैं हमारा टीवी ऑन होता है कि नहीं। वेल जी, तो दोस्तों आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर था वो मैं नया ले आया हूँ। गालबन ये फोकस नहीं होगा। जो ये सेम नंबर का था वही सेम नंबर 2140 वाला जो आउटपुट का ट्रांजिस्टर है वो मैं सेम नंबर का लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि ये कंपनीज़ के टीवी होते हैं, कोशिश करें सेम कंपोनेंट्स आपको मार्केट से ढूंढने पड़ेंगे। तो अब बारी आती है इसको इंस्टॉल करने की। तो मैं अब इसे लगा देता हूँ वहीं पर। वेल जी, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर को मैंने उसके अंदर फ़िक्स कर दिया है और उसका स्क्रू भी टाइट कर दिया है। अब बारी आती है इसको सोल्ड करने की। तो आपने जब भी इसे सोल्ड करना है तो अच्छी तरह से इसे सोल्ड कर लें ताकि ये आपको दोबारा से तंग ना करे। ठीक है, मैं ज़रा इसे अच्छी तरह से सोल्ड कर लेता हूँ। जी, तो दोस्तों आउटपुट को लगाने के बाद अब बारी आ जाती है इसको फ़ाइनल टेस्ट करने की। तो इसको फ़ाइनल टेस्ट करने के लिए मैं ज़रा इसके मेन जो ये स्विच है इसे ऑन करता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो LED है वो ग्लो करना शुरू हो चुकी है और मुझे इसके अंदर से आवाज़ भी आना शुरू हो चुकी है जिस तरह टीवी ऑन हो जाता है, और सीरीज़ लैंप भी थोड़ा सा ग्लो करना शुरू हो चुका है। तो मुझे सबसे पहले इसको सीधा करना पड़ेगा ताकि मैं इसे देख सकूँ कि ये ठीक हो गया है कि नहीं। जी, तो दोस्तों टीवी को मैंने खड़ा कर लिया। तो मैं इसे ज़रा दोबारा से ऑन करता हूँ और फिर देखता हूँ कि हमारा टीवी ऑन होता है कि नहीं और क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। आया हमने इतनी मेहनत की है इसके ऊपर। तो इन जो टीवी होते हैं कंपनी के, इनका डिस्प्ले थोड़ा सा लेट आता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा टीवी बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कि चैनल वगैरह का बता रहा है।
तो ये आप लोगों के सामने मैंने किया, कुछ भी नहीं था, बस यही था कि इसके अंदर जो इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर था वो डेड हो चुका था। अब आउटपुट ट्रांजिस्टर किस वजह से डेड होता है? आउटपुट ट्रांजिस्टर तभी डेड होगा जब आपके फ्लाईबैक से बूस्टिंग की लीकेज होगी। चूँकि ये टीवी नमी में पड़ा रहा है, इस वजह से काफ़ी दिनों के बाद चलाया था बारिश के मौसम में, तो इस वजह से इसमें नमी आ गई थी। नमी आने की वजह से इसके फ्लाईबैक, जो मैं आप लोगों को ज़रा दिखाऊं कि ये जो इसका फ्लाईबैक है, इसके अंदर से लीकेज होना शुरू हुई और ग्राउंड से टच हो रही थी। उस वजह से आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है, या आप इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तब ये ट्रांजिस्टर आपका ख़राब होता है। तो आपके सामने मैंने इस मसले का हल किया है। ये ट्रांजिस्टर 40 से 50 रुपए का मार्केट से बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। कोशिश करें सेम नंबर का ट्रांजिस्टर लगाएं, किसी और नंबर का ना लगाएं। अगर किसी और का सेम नंबर का नहीं मिलता तो फिर आप लगा सकते हैं, मगर कोशिश यही करनी चाहिए कि इन कंपनी के टीवी में सेम नंबर का ट्रांजिस्टर लगे। तो इनके पार्ट्स को ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं, बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने अपना टीवी, जो कि मेरी जान यासर ख़ान साहब का था, उसे मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को रिपेयरिंग की वीडियोस पसंद आ रही हैं। और अगर आपके टीवी में भी सेम इसी तरह का फ़ॉल्ट आता है, चाहे वो चाइना का टीवी हो या चाहे कंपनी का टीवी हो, ये फ़ॉल्ट्स तकरीबन कॉमन होते हैं, तो आप ख़ुद उसे खोल कर रिपेयर कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको खोल कर रिपेयर करने का तरीक़ाकार बताया है। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।